हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अक्टूबर सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने अक्टूबर सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज जरूर करें। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस मच्छर जनित बीमारी के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है? जीका, डेंगू, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर मलेरिया। जानेंगे इसके बारे में। तो WHO ने यहाँ पर रिकमेंड किया है फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन को बच्चों के लिए। कहाँ पर? सब सहारन अफ्रीका में। आपको जानना चाहिए इस वैक्सीन का नाम है RTS AS01 मलेरिया और मॉस्क्यूरिक्स, और इसको ब्रिटिश ड्रग मेकर ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन इसके द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के द्वारा होता है, और ये जो पैरासाइट्स हैं ये ह्यूमन में या फिर पीपल में किससे आते हैं? ये आते हैं जो आपका इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज होते हैं इसके काटने से। आपको जानना चाहिए ह्यूमंस में ये पैरासाइट्स के 5 स्पीसीज होते हैं जो मलेरिया को ह्यूमन में जो है डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं। इनमें से 2 स्पीसीज जो हैं इस पैरासाइट की, ये हैं P. falciparum और दूसरी है P. vivax। तो ये जो वैक्सीन बनाई है ना इन्होंने RTS, ये वाला प्लाज्मोडियम है फाल्सिपेरम, इसके अगेंस्ट जो है ये कार्य करती है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो 5 पैरासाइट स्पीसीज है जिनमें कि 2, एक तो है P. falciparum और P. vivax, ये दोनों सबसे खतरनाक होती हैं। तो ये वैक्सीन किसके लिए बनाई गई है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधनोम। आपको ये जरूर याद रखना है कि इथोपिया के हैं और क्या हैं, ये बायोलॉजिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अभी खरीदें बाद में भुगतान करें प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो भारत पे हैज़ लॉन्च्ड बाय नाउ बाय लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे। तो पोस्ट पे नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत पे, जिसके तहत जो कस्टमर हैं वो बाय नाउ पे लेटर की सुविधा को जो है अवेल कर सकते हैं। तो इसमें जो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट दी जाएगी 10 लाख रुपए तक की। बाकी आपको जानना चाहिए भारत पे के फाउंडर्स हैं अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी, और CEO अश्नीर ग्रोवर हैं इसके भारत पे के। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अच्छा, अगर हम भारत पे से रिलेटेड हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत पे ने पे बैक इंडिया इसको एक्वायर किया है। भारत पे ICC का ऑफिशियल पार्टनर बना है 2023 तक। साथ ही अमित जैन ये भारत पे के चीफ रिस्क ऑफिसर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द इंडियन एयरफोर्स प्राउडली सेलिब्रेट्स 89th एनिवर्सरी ऑन 8 अक्टूबर 2021। तो देखिए 89th एनिवर्सरी है 8 अक्टूबर 2021 को। आपको बता दें जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मोटो है नभ स्पृशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी। आप सभी जानते हैं कि जो भारत में आर्म फोर्सेस हैं इसके सुप्रीम कमांडर होते हैं देश के राष्ट्रपति। साथ ही ये फैक्ट आपको जानना चाहिए अर्जन सिंह ये 26 जनवरी 2002 को फर्स्ट एंड सो फार यानी अब तक के इकलौते ऐसे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं जिनको 5 स्टार रैंक दिया गया है। हालांकि 2017 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये अब तक के इकलौते हैं ऐसे जिनको 5 स्टार रैंक दिया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम, और वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल संदीप सिंह। बाकी फ्रेंड्स ये सभी
जो कमांड है आपको जाननी चाहिए, इनके हेडक्वार्टर्स भी जानने चाहिए, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे सेंट्रल एयर कमांड है, इसका हेडक्वार्टर्स इलाहाबाद में है। ईस्टर्न एयर कमांड का शिलोंग में है। सदर्न एयर कमांड का है तिरुवनंतपुरम में। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है गांधीनगर। वेस्टर्न एयर कमांड है न्यू दिल्ली। ट्रेनिंग कमांड है बेंगलोर और मेंटेनेंस कमांड है नागपुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4445 करोड़ रुपए के मेगा पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी, जिससे 7 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ये पार्क किस पर फोकस करेंगे? ई कॉमर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, एनवायरमेंट फ्रेंडली कारपेंट्री। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ मेगा पार्क्स वर्थ रुपीज 4445 crore expected to generate 7 lakh direct jobs. These parks will focus on textiles and apparel. तो 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है यूनियन कैबिनेट की ओर से। 4445 करोड़ का टोटल यहाँ पर खर्चा रहेगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा पीएम मित्र। तो ये जो यूनियन बजट 2021 है इसमें अनाउंस की गई थी स्कीम और अब इसको अप्रूव कर दिया गया है। पीएम मित्र टेक्सटाइल से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। मित्र की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। बाकी आपको जानना चाहिए, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल। हाल ही में किस राज्य के तामेंगलोंग ऑरेंज और सिराराखोंग हातेई मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर नागालैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मणिपुर तामेंगलोंग ऑरेंज एंड शिराराखोंग हातेई चिली वर रिसेंटली ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग इनको मिला है। और जीआई टैग के बारे में इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, उसमें हम जीआई टैग को अच्छे से समझ चुके हैं कि ये क्या है। किसी पर्टिकुलर प्लेस से कोई प्रोडक्ट जो है बिलोंग करता है, उसका एक प्रमाण होता है जीआई टैग जब दिया जाता है। आपको जानना चाहिए मणिपुर के और भी जीआई टैग आइटम्स हैं जिनमें काफ़ी फेमस है चाकहाओ। ये यहाँ का जो है ब्लैक एरोमेटिक राइस है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, SSCS एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी कुछ पहनावे भी हैं यहाँ के जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे शाफी, लामफी और वांगखेई फी और मोराइंग फी। बाकी यहाँ का कचाई लेमन, ये भी जीआई टैग प्रोडक्ट है मणिपुर से। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किस राज्य के 7 स्वदेशी उत्पादों को प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज बीन अवॉर्डेड टू 7 इंडिजिनस प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं ये? एक तो है कुमाऊं का च्यूरा ऑयल, मुंशियारी राजमा, भोटिया डैन, एपन, रिंगल क्राफ्ट, कॉपर प्रोडक्ट्स एंड थुलमा। तो ये सभी उत्तराखंड से संबंधित है, उन्हें जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। जीवन बीमा निगम यानी LIC की आगामी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO पर कानूनी सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस फर्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सेरिल अमरचंद मंगलदास firm has been shortlisted by the government for giving legal advice on upcoming initial public offering of लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये फर्म है सेरिल अमरचंद मंगलदास। तो ये जो है लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेगा भारतीय सरकार को, किससे संबंधित? जो LIC का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO होने वाला है उससे संबंधित। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 अक्टूबर से अपने ATM बंद कर दिए हैं? जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज डिसकंटिन्यूड इट्स ATMs फ्रॉम October 1st। तो देखिए 1 अक्टूबर 2021 से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने जो ATMs हैं उनको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया है। हालांकि जिसके भी कार्ड्स हैं वो जो है दूसरे ATM में चालू रहेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके MD एंड CEO भास्कर बाबू रामाचंद्रन है। हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई में है और टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल। किस बैंक ने वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, सेव माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड co-lending agreement with Vedika Credit Capital Limited, Save Microfinance Private Limited and Pesalo Digital Limited।
तो को लैंडिंग पार्टनरशिप यहाँ पर की गई है, यानी कि कुछ लोन जो है, कोई 100 रुपये का लोन है तो 80 रुपये का लोन जो है बैंक देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 20 रुपये का लोन जो है ये सभी जो NBFC होते हैं ये देंगे। हाल ही में हमने पढ़ा है कि SBI और TCS ने अपनी जो पार्टनरशिप है इसको अनदर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट यानी लिबोर के स्थान पर किसी अन्य ARR का उपयोग करने की अनुमति दी है। ARR का यहाँ पर क्या मतलब है ये आपको बताना है। एशियन रेफरेंस रेट, अल्टरनेटिव रेपो रेट, एक्रूड रेफरेंस रेट या फिर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द RBI हैज परमिटेड बैंक्स टू यूज एनी अदर ARR इन प्लेस ऑफ द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट यानी लिबोर। ARR हेयर स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। देखिए फ्रेंड, जो ये लिबोर है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, तो देखिए एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। मान लीजिए भारत का कोई बैंक जो है किसी विदेशी किसी बैंक से जो है पैसा लेता है, तो वो विदेशी बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना वो इसके हिसाब से करेगा, जो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, जो ये बैंक मार्च इंटरेस्ट रेट है ना, इसके हिसाब से वो इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगा। तो हाल ही में क्या है, जो ये लिबोर है इसकी जो पूरा इसका जो सिस्टम है यहाँ पर काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस पाई गई हैं, तो इसलिए जो है अब इसको यहाँ से हटाया जा रहा है, सिस्टम से इसको हटाया जा रहा है। इसके बदले और भी कई सारे इस तरह के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडर हैं जो यहाँ पर लाए जाएंगे सिस्टम में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को कहा है कि आप इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो है यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें RBI ने जो है 8 जून 2021 को बैंक्स को कहा था कि आप लिबोर के बदले कोई और अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो है यूज़ करिए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2021 तक की डेडलाइन RBI ने यहाँ पर बैंक्स को दी थी। साथ ही आपको बता दें जो ये लिबोर है इसको 30 जून 2023 तक फेस आउट कर दिया जाएगा, यानी कि ये यूज़ में नहीं रहेगा, और इसके बदले सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR इसको यूज़ किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। इसके CEO कौन है? सुमित गुप्ता, निश्चल सेठी, आशीष सिंघल या फिर नीरज खांडेलवाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर हैज अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस। आशीष सिंघल इज इट्स CEO। तो देखिए बेंगलुरु बेस्ड है ये कॉइनस्विच कुबेर, और ये सेकंड इंडियन क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया। इससे पहले कॉइन DCX ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है इसने भी यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया था। तो अब जो ये कॉइनस्विच कुबेर है इसकी वैल्यूएशन हो गई है 1.9 बिलियन US की, और इसके CEO है आशीष सिंघल। यूनिकॉर्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ जब भी हमारे क्वेश्चन में आया है कि जब भी कोई स्टार्टअप 1 बिलियन US की वैल्यूएशन अचीव कर लेता है उसको तब यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है। और ये भी आप बात याद रखेंगे कि जो यूनिकॉर्न शब्द है ये किसके द्वारा इजाद किया गया था? ये किया गया था एलिन ली के द्वारा। तो हाल ही में आपके एग्जाम में यूनिकॉर्न से संबंधित पूछा गया था, हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ ले जाए कि ये जो टर्म है किसके द्वारा इजाद की गई थी। आंसर होगा एलिन ली। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पम्बन ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। तो देखिए पम्बन ब्रिज तो काफ़ी पहले से है, तो अब इसको जो है न्यू पम्बन ब्रिज यहाँ पर जो है इसको फिर से कई तरह के इसमें रिनोवेशन किए गए हैं। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कुछ पिक्चर्स इसकी शेयर की हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये अब इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बन जाएगा मार्च 2022 तक। किसके द्वारा डेवलप किया जाए? रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। और जो इसकी लेंथ होने वाली है 2.2 किलोमीटर की होने वाली है। इसकी लेंथ आपको अलग अलग मिल जाएगी, किसी ने 2.7 लिखा है, किसी ने केवल 2 लिखा है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। दुरंत कप 2021 किस टीम ने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो FC गोवा हैज़ वॉन द दुरंत कप 2021। तो इन्होंने मोहम्मदन स्पोर्टिंग इनको हराया है फाइनल में। कहाँ पर खेला गया है? विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में। जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा शुरू की गई? नीति आयोग, रेड क्रॉस इंडिया, एम्स ऋषिकेश या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
A report titled Best Practices in the Performance of District Hospitals is launched by नीति आयोग। तो देखिए नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स शायद एंड WHO इंडिया इन दोनों के साथ मिलकर एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट का नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर 10 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन्होंने यूज़ किए हैं इस रिपोर्ट के लिए और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 707 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें इसके लिए एक बेसलाइन बनाई गई है, यानी कि जहाँ से जिसके हिसाब से इन्होंने अपना डेटा तैयार किया है। तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा 2017-18 इस डेटा को इन्होंने अपनी बेसलाइन बनाया है ये रिपोर्ट जारी करने के लिए। इसमें 3 कैटेगरीज में जो है इन्होंने हॉस्पिटल्स को रखा है। स्मॉल हॉस्पिटल्स कौन से हैं जिसमें 200 बेड तक हैं, मिड साइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 201 से 300 बेड हैं, लार्ज हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 300 से ज़्यादा बेड्स हैं। साथ ही इन्होंने इसमें ये कहा है कि 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को जो है टॉप परफॉर्मर बताया गया है, यानी टॉप परफॉर्मर जो इंडिकेटर्स हैं उसमें बताया गया है। सबसे अच्छा परफॉर्म किया है 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ने। आपको बता दें यहाँ पर जो है इन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि पर 1 लाख पॉपुलेशन पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में 24 बेड्स हैं। ठीक है, देखिए आप पढ़ सकते हैं अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन इंडिया हैज़ ऑन एन एवरेज 24 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो 1 लाख पॉपुलेशन पर प्रति 1 लाख पॉपुलेशन पर 24 बेड्स यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। और सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में, यहाँ पर केवल 6 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पुडुचेरी में, यहाँ पर 222 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन है। ये आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम केवल स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 बेड्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में भी 20 हैं, इसी तरह से 19 है वेस्ट बंगाल में, फिर राजस्थान में 19 है, लास्ट में है बिहार, यहाँ पर केवल 6 बेड पर 1 लाख पॉपुलेशन है। आपको जानना चाहिए WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है इंडिया में? डॉक्टर रॉड्रिको ऑफ्रिन। देखिए इस तरह का जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि डिटेल्स में करंट अफेयर जरूर पढ़ा कीजिए, ये पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखिए इस रिपोर्ट में जो है WHO इंडिया के साथ भी कोलैबोरेट किया गया है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने एस्ट्रो रोबोट लॉन्च किया? पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अमेजोन रिसेंटली अनवील्ड एस्ट्रो रोबोट। तो एस्ट्रो रोबोट यहाँ पर अमेजोन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये पर्सनल रोबोट है, आपके जो घर के काम हैं उसमें सहायता कर सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 9 बैंकों के लिए अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक से स्थिर में संशोधित किया। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इस सूची में शामिल नहीं है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज revised its outlook for 9 banks from negative to stable. Yes Bank is not in this list. देखिए तो मूडीज ने जो अपना रेटिंग आउटलुक है ये 18 इंडियन कॉर्पोरेट्स और बैंक्स के लिए स्टेबल कर दिया है निगेटिव से। पहले निगेटिव था, अब इसको स्टेबल कर दिया है, यानी कह रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है। तो 18 इंडियन कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स के लिए किया गया है। तो देखिए सब मतलब 9 बैंक्स हैं और 9 ही कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। तो 9 बैंक्स कौन से हैं? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यस बैंक नहीं है इसमें। साथ ही 9 कंपनीज भी हैं यहाँ पर, RIL, TCS, इन्फोसिस, ONGC, पेट्रोनेट और अल्ट्राटेक सीमेंट ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा। ये मैंने बिल्कुल आपको बेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड कराया क्वेश्चन। इसी तरह से पूछ ले जाते हैं कि कौन सा बैंक इसमें शामिल नहीं है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसने इंडिया की जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग आउटलुक है इसको भी अपग्रेड किया है, निगेटिव से स्टेबल कर दिया है। और जो इसकी जो सोवरेन रेटिंग है इंडिया के लिए BAA3 ही इसने रखी है। कौन सी कंपनी फरीदाबाद में 3200 करोड़ रुपए का नया अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विल बी सेटिंग अप अ न्यू 3200 करोड़ रुपीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एट फरीदाबाद, हरियाणा। तो 3200 करोड़ रुपए का नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद, हरियाणा में इस्टेब्लिश करेगी। आपको जानना चाहिए जो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 9। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसकी स्थापना की गई थी बर्न, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये कब डिसाइड हुआ? ये टोक्यो जापान में यूपीयू की कांग्रेस एक बैठक हुई थी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एक बैठक हुई थी टोक्यो जापान 1969 में। यहाँ पर इसको डिसाइड किया गया था। 2021 में इसका थीम रहेगा इनोवेट टू रिकवर। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स बर्न, स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है माशाहिको मोटोकी और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में हुई थी। 2021 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर की थीम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सिंग, फ्लाई, शोर लाइक अ बर्ड इज द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। देखिए आपको ये जानना चाहिए कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 2 बार मनाया जाता है साल में। एक तो मई महीने के सेकंड सैटरडे में और दूसरा अक्टूबर महीने के सेकंड सैटरडे में। तो इस साल मई में हमने 8 मई को मनाया था और अब अक्टूबर में हम 9 मई को मना रहे हैं। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है सिंग, फ्लाई, शोर लाइक अ बर्ड। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को किस देश की जासूसी एजेंसी ISI का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? UAE, कतर, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान स्पाई एजेंसी ISI। देखिए ISI का मतलब है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए। इसी तरह से जो भारत की है इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, इसकी भी फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए। तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, इनको इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किनके बदले? लेफ्टिनेंट जनरल हमीद के बदले। बाकी अगर हम और इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी बात करें तो भारत की है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मोसाद इजराइल की है। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की है। ISI हमने देख लिया है। MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये चाइना की है। MI6 ये यूनाइटेड किंगडम की है। ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ये ऑस्ट्रेलिया की है। DGSC डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये फ्रांस की है। फिर है BND ये जर्मनी की है। FSB ये है रशिया की। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक A. हनुशेक और मुंबई स्थित डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 4 पुरस्कार आपके सामने हैं। यीडन प्राइज, द यूडो ब्लॉक प्राइज, नोमा लिटरेसी प्राइज या फिर यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। US बेस्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एरिक A. हनुशेक एंड मुंबई बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी हैव बीन फेलिसिटेटेड विद यीडन प्राइज। मैंने आपको बताया था फेलिसिटेट का मतलब, आप रिकॉल कीजिए फिर से अगर आपको आ जाता है। देखिए दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। तो इनको 2021 का यीडन प्राइज फॉर एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च से संबंधित है। ये भी आपको जानना चाहिए कि क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, आंसर होगा एजुकेशन रिसर्च से संबंधित है। और इसमें 28 करोड़ रुपए तो है प्रति व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने जीता होता है ये प्राइज़ उनको। तो देखिए काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पर दिया जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए किसके द्वारा दिया जाता है। ये यीडन प्राइज फाउंडेशन हांगकांग के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने किस शहर में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M. वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड द महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर इन गुवाहाटी, आसाम। और इस दौरान जो आसाम के जो गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी ये भी मौजूद रहे और चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ये भी मौजूद रहे। तो याद रखिएगा महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर, इसको पान बाजार गुवाहाटी आसाम में इनॉग्रेट किया गया है। एरिक्सन के साथ किस दूरसंचार ऑपरेटर ने ग्रामीण स्थान पर भारत का पहला 5G नेटवर्क परीक्षण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल along with Ericsson has conducted India's first 5G network trial in rural location।
तो किस रूरल लोकेशन पे इन्होंने अपना 5G नेटवर्क का ट्रायल किया है? यह है दिल्ली एनसीआर के पास ही ये विलेज है, भाईपुर ब्राह्मणन विलेज। तो यहाँ पर इन्होंने अपना 5G ट्रायल किया है, किसने? एयरटेल ने। मनु भाकर, रितम सांगवान और नाम्या कपूर की भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हराकर ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि लीमा पेरू में हुई है, यहाँ पर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जो भी आपका एग्जाम आएगा वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो डिफीटिंग USA द इंडियन वीमेंस टीम ऑफ मनु भाकर, रिदम सांगवान and Namya Kapoor won gold in the 25 meter pistol event at ISSF Junior World Championship लीमा पेरू। तो देखिए ये 3 नाम आप याद रखेंगे, शूटिंग से संबंधित है। तो 25 मीटर का पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। कहाँ पर जीता है? ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि लीमा पेरू में हुई है। तो इन्होंने USA को हराया 16-4 से। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो मनु भाकर हैं इन्होंने इसी प्रतियोगिता में अपना चौथा गोल्ड ये जीता है। तो 4 गोल्ड ये जीत कर आई हैं, जबकि नाम्या कपूर ने यहाँ पर अपना ये दूसरा गोल्ड जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए आदर्श सिंह ने भी यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया ने इस मेडल टैली को टॉप किया है, 9 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं। USA यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहा है। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अंशु मलिक इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग। देखिए दो चीज़ें आप जान सकते हैं। एक तो ये अंशु मलिक क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रीच वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली वुमेन रेसलर, महिला रेसलर कौन बनी? अंशु मलिक। और दूसरी तरह से आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि रेसलर अंशु मलिक बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर। तो पहले फाइनल में जीती, फाइनल में हार गई, उसके बाद फिर ये न्यूज़ बनी। तो दोनों में से किसी भी तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई, तब भी अंशु मलिक होगा। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि उन वुमेन रेसलर का नाम बताइए जिन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, तो आंसर होगा अंशु मलिक। दोनों ही तरफ से अंशु मलिक होंगे। तो अंशु मलिक ने जीता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर ये बन गई है। और हुई कहाँ पर है ये प्रतियोगिता, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये हुई है आपकी ओस्लो, नॉर्वे में। तो देखिए पहले क्या हुआ, इन्होंने जो है पहले यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बन गई हैं जो फाइनल में पहुँची हैं। तो फाइनल में पहुँचने के लिए इन्होंने सोलोमिया विनिक इनको हरा दिया था। लेकिन जब ये फाइनल में पहुंची तो इनको फाइनल में हरा दिया गया हेलेन मोरेलिस के द्वारा 57 kg की कैटेगरी में। कैटेगरी भी आपको याद रखनी चाहिए। साथ ही सरिता मोर, इन्होंने भी यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है 59 kg कैटेगरी में। अभिषेक वर्मा और वेन्नम ज्योति सुरेखा ने किस शहर में आयोजित 40वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अभिषेक वर्मा एंड वेन्नम ज्योति सुरेखा वॉन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स एट द 40th NTPC नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन जमशेदपुर, झारखंड। तो इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। अभिषेक वर्मा और वेन्नम ज्योति सुरेखा इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है आर्चरी में। तो ये दोनों नाम आप याद रखें, खासकर कि वेन्नम ज्योति सुरेखा ये आर्चरी से संबंधित है। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI इंटरफेस पर ASPA यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सुविधा की शुरुआत की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी ऑन इट्स इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड UPI इंटरफेस फॉर इट्स कस्टमर्स। पहले तो आपको जानना चाहिए ASBA की फुल फॉर्म क्या है। इसकी मतलब है एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। देखिए जब किसी कंपनी का IPO आता है ना, तो आप IPO अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर लगभग 15,000 रुपये कट जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, मिनिमम 15,000 रुपये वहाँ पर कट गए आपके, तो आपके अकाउंट से तो कट गए,
पर अभी वे जो है उस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो वो अभी आपके बैंक ने जो है काट तो लिया है, पर उसको साइड में रख दिया, उसको ब्लॉक करके रख दिया है कि अगर आपको वो शेयर इशू होता है तो वो पैसा फिर हम जो है उस कंपनी को सेंड कर देंगे। लेकिन जब तक अगर आपको वो इशू नहीं हुआ है तब तक आपके पैसे तो कट गए हैं, लेकिन वो जो है अभी ब्लॉक हो गया है, अभी वो आगे ट्रांसफर नहीं हुआ है। मान लीजिए आपको शेयर नहीं मिलता है, जब आईपीओ का रिजल्ट आता है, एलोकेशन आता है, तो आपको वो शेयर नहीं मिलता है, तो पैसा दोबारा आपके अकाउंट में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक फैसिलिटी, यानी कि पैसे को रोक लेना जब तक आपके शेयर आपको ना मिल जाएं। अगर नहीं मिलते तब वापस आपको कर देना। तो अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च कर दिया है, इस फैसिलिटी को, क्योंकि यदि इक्विटास के अपने अकाउंट से कोई कस्टमर जो है उसके आईपीओ के लिए जो है पे करना चाहता है तो वो अब कर सकता है, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग या फिर यूपीआई इंटरफेस हो, क्योंकि अब उसकी अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगी, जो कि ज़रूरी है किसी भी आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ वासुदेवन पीएन है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है और टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। भारतीय नौसेना और किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसेना विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य पर एनवीई कैश कार्ड लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियन नेवी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड एनएवीई कैश card on board the India's largest naval aircraft carrier INS विक्रमादित्य। तो INS विक्रमादित्य पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन नेवी ने मिलकर NAVE कैश कार्ड इसको लॉन्च किया है। कपड़ा मंत्रालय ने अपनी व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना CHCDS के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दे दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम अप टू मार्च 2026। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर H का मतलब क्या है या फिर यहाँ पर C का मतलब क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मार्च 2026 तक इस स्कीम को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, जो है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम यानी CHCDS। तो इसका जो टोटल परिव्यय है यानी टोटल जो इस पर खर्चा आएगा वो 160 करोड़ रुपए का आएगा। बाकी आप जानते हैं आगे क्या है, ये हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, यानी हैंडीक्राफ्ट का जो उद्योग है उसको आगे प्रमोट करना। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो भी इस तरह के एरियाज हैं जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा के आर्टिसंस काम करते हैं, एक क्लस्टर में काम करते हैं, तो वही इस जो एक्सटेंडेड जो स्कीम है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि भारत की जीडीपी में जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल्स है या अपैरल सेक्टर है इसका 5% कंट्रीब्यूशन रहता है। देखिए इस तरह के कंट्रीब्यूशन आपको छोड़ने नहीं चाहिए कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में रहता है। तो टेक्सटाइल का कितना रहता है? 5% का। और जो भारत एक्सपोर्ट से, जो निर्यात से जो भारत अर्निंग करता है, तो 100 रुपये की मान लीजिए अर्निंग की, तो 100 में से 12 रुपये जो है टेक्सटाइल सेक्टर से भारत को मिलते हैं। फिक्की के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.1% इन 2021-22 एज पर द फिक्की। तो फिक्की की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें इसने कहा है कि भारत की जो जीडीपी है ये 2021-22 में 9.1% से ग्रो करेगी। पहले इसने 9% कहा था। आपको जानना चाहिए फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर हैं, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। फिच रेटिंग ने भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 22 के विकास अनुमान को 10% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फिच रेटिंग्स स्लैश्ड इट्स फिस्कल ईयर 22 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फ्रॉम 10% टू 8.7%। तो पहले 10% इन्होंने कहा था कि भारत जो है फिस्कल ईयर 22 यानी 21-22 में ग्रो करेगा 10% से, अब इन्होंने कहा है कि 8.7% से ये ग्रो करेगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 23 में ये 10% से ग्रो करेगा। पहले इन्होंने कहा था कि 8.5% से ग्रो करेगा। तो जो फिस्कल ईयर 23 है यानी 22-23 यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर तेज़ी से ग्रो करने वाला है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो फिच है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, सीईओ है पॉल टेलर। वीकेसी फुटवियर ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? MS धोनी, विराट कोहली, PV सिंधु या फिर अमिताभ बच्चन? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वीकेसी फुटवियर हैज अपॉइंटेड अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही हाल ही में हमने जाना था कि NBA इसने बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसने।
किस दोपहिया निर्माता ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन के लिए टाटा पावर के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो टू व्हीलर मेकर TVS Motor has entered into a strategic partnership with Tata Power for the implementation of electric vehicle charging infrastructure across the country। तो पूरे भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह के स्टेशन बनाना, उसके लिए TVS मोटर कंपनी ने टाटा पावर के साथ एक पार्टनरशिप की है। निम्नलिखित में से किसने भू स्थानिक कंपनी जियो स्पोक का अधिग्रहण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर देखिए ओला, तो ओला ने यहाँ पर जियो स्पोक इस कंपनी को एक्वायर किया है। आपको बताएं जो ओला कैब्स है इसकी जो पेरेंट कंपनी ये है ANI टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो उन्होंने जियो स्पोक इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को, जियो एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को जो है एक्वायर कर लिया है। आपको जानना चाहिए ओला के CEO भविष अग्रवाल हैं, हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर। सरकार द्वारा दूरसंचार सेवा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट इन द टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो 100% की FDI यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में अप्रूव कर दी है। किसके थ्रू? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है? गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। यूथोपिया के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने दूसरे 5 साल कार्यकाल के लिए शपथ ली। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूथोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद हैज बीन स्वर्न इन फॉर सेकंड 5-year टर्म। तो दूसरी बार 5 साल के लिए चुने गए हैं एबी अहमद। कहाँ के हैं ये? यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्रेंड्स, आजकल पिछले कुछ टाइम से टिग्रे रीजन ये काफ़ी चर्चा में बना है, तो आपको जानना चाहिए यूथोपिया में। तो यहाँ पर एक सिविल वॉर चल रहा है जो कि 2020 से ही चल रहा है, नवंबर 2020 से। तो ये आपको जानना चाहिए। बाकी यहाँ पर कई सारे पीपल रहते हैं, एक तो टिग्रियन रहते हैं, यूरोप रहते हैं और कुनामा पीपल रहते हैं। यदि आप PCS टाइप की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आपको जानना चाहिए टिग्रे रीजन ये कहाँ पर है? यूथोपिया में। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है कई साल, 1-2 साल से। यूथोपिया की बात करें तो कैपिटल अदिश अबाबा है और करेंसी है यूथोपियन बीर। तो यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हैं यूथोपिया की। तो इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है ये यूथोपिया। मोहम्मद बेवोगुई को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मोहम्मद बेवोगुई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गिनी। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर मिलिट्री राज चल रहा है, ठीक है, सेना का राज चल रहा है, यहाँ पर जुंता राज चल रहा है गिनी में। तो इसके जो सुप्रीम लीडर हैं मेमेडी डोम्बोया, ये आपको जानना चाहिए। तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर किसको नियुक्त किया है? मोहम्मद बेवोगुई को। बाकी आपको जानना चाहिए कि गिनी की कैपिटल कोनैक्री है, करेंसी है गिनियन फ्रैंक। लोकेशन देखनी हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है गिनी, अफ्रीका में। पश्चिम बंगाल से GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गिनी, बहरीन, सेनेगल या फिर गिनी बिसाऊ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग्ड स्वीट डिश मिहिदाना सोर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू बहरीन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम हाल ही के बैंक एग्जाम में देख चुके हैं, तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये एक स्वीट डिश है मिहिदाना, कहाँ से? वर्धमान, वेस्ट बंगाल से। इसको बहरीन में एक्सपोर्ट किया गया है भारत की ओर से। किसके द्वारा? एपेडा के द्वारा। आपको जानना चाहिए बहरीन की कैपिटल मनामा है, करेंसी है बहरीनी दिनार। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन October 11। तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 इसी से संबंधित है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड से संबंधित है। साथ ही आपको जानना चाहिए 2021 में इसका थीम रहेगा डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। आगे बढ़ते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 10। देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। दूसरी बात यह है कि इसका थीम रहेगा इस साल 2021 में मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी।
तीसरी बात यह है आपके लिए कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन वीक ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 तक। साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अब्दुल रज़ाक गुरनाह किस देश से संबंधित हैं? केन्या, घाना, सोमालिया या फिर तंजानिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अब्दुल रज़ाक गुरनाह हु वॉन द 2021 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर बिलोंग्स टू तंजानिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी नोबेल प्राइज जीते हैं जिन्होंने, उनकी एक सेपरेट वीडियो आपको देंगे, ट्रिक के साथ देंगे, ठीक है? तो इसलिए आप कोई भी चिंता मत कीजिए, अच्छे से वो वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए ये तंजानिया के हैं, पहली बात ये आपको नोट करनी है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह इनका नाम है, लेकिन अब ये कहाँ रहते हैं? यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। तो इन्हें 2021 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है। किस लिए मिला है? जो उपनिवेशवाद है और जो शरणार्थी हैं, इनके जो जीवन के संघर्ष हैं उनको जो है इन्होंने अपने किताबों में दर्शाया है। जो उपनिवेशवाद है उसकी जो संस्कृति है, जो उसकी कला रही है, उसको इन्होंने दर्शाया अपनी किताबों में। साथ ही जो शरणार्थी होते हैं उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको भी इन्होंने अपनी पुस्तकों में जो है काफ़ी अच्छे से बताया है। इसी को लेकर इन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है। दूसरी बात आपको ये जानना चाहिए कि गुरनाह ये जो है फर्स्ट ब्लैक राइटर हैं। कब से? 1993 के बाद से जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए। तो 1993 में इन्हें टोनी मॉरिसन ये थे ब्लैक राइटर जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तीसरा पॉइंट आपके लिए है कि ये कहाँ पर पैदा हुए थे? ये सल्तनत ऑफ जांजिबार, यहाँ पर ये पैदा हुए थे। ये जो है अब तंजानिया का पार्ट है। चौथा पार्ट आपके लिए, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि इनका जो फोर्थ नोवेल था पैराडाइज, ये बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था 1994 में। देखिए मैं ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन तो बनता ही है। मान लीजिए कोई थोड़ा हाई लेवल का बनाने लगे तो इस तरह के पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं, ठीक है? तो ये सभी आप पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप सभी जानते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसके द्वारा दिया गया है? ये स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा, और इसकी प्राइस मनी रहेगी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, यानी कि 1.14 मिलियन US डॉलर। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों की ई नीलामी में नीरज चोपड़ा के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला ने कितना मूल्य प्राप्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इन एन ई ऑक्शन ऑफ गिफ्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नीरज चोपड़ा's ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग जेवलिन फेस्ट 1.5 करोड़ रुपीस। तो देखिए जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मोमेंटोस दिए जाते हैं या कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं तो उनकी नीलामी हुई है। तो यहाँ पर जो सरदार पटेल का स्कल्पचर भी यहाँ पर दिया गया था, तो सबसे ज़्यादा बीट्स यहाँ पर लगी, 140 बीट्स यहाँ पर लगी। और जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, इनका जो जेवलिन है जो जिससे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो सबसे ज़्यादा बिड वैल्यू इसको मिली है। ये मिली है 1.5 करोड़ रुपीज़ की। साथ ही अगर हम और देखें तो देखिए जो भवानी देवी हैं फेंसर हैं, तो इनका जो फेंस है इसको 1.25 करोड़ मिला है। सुमित एंटिल्स का जेवलिन जो है इसको 1 करोड़ रुपए में जो है इनको ये बिड वैल्यू मिली है। तो इस तरह से सारी बिड वैल्यू आप देख सकते हैं। तो मेन आपके लिए रहेगा ये कितनी राशि में जो है नीरज चोपड़ा का जेवलिन ये गया है, ये है 1.5 करोड़ रुपीज़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने माइंड नोट्स ऐप लॉन्च किया है। ये माइंड नोट्स ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज लॉन्च्ड माइंड नोट्स ऐप। द NIMHANS इज लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका। देखिए इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करने का क्या फ़ायदा है? एक तो आपका स्ट्रेटेजी ये कवर हो गया कि ये वाला जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है। दूसरी बात ये हो गई कि ये वाली जो ऐप लॉन्च की है ये किसने की है। तो दोनों क्वेश्चन एक में कवर हो गए। आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया गया, ये हमने अभी पढ़ा। तो इसी दिन जो ये NIMHANS है इस जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, इसने माइंड नोट्स ऐप इसको लॉन्च किया है। किसके लिए? जो भी मेंटल हेल्थ से संबंधित किसी तरह की समस्या से गुजर रहे हैं और वे जो हैं किसी से परामर्श लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित माइंड नोट्स ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आपको जानना चाहिए इसको फंडिंग दी गई है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया के द्वारा, और इसी ने जो ये इंस्टीट्यूट है NIMHANS
इसने एक कैंपेन भी लॉन्च किया, क्विट टोबैको बी अ हीरो। किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। तो देखिए सभी पॉइंट्स में हमको थोड़ा दिलचस्पी दिखानी होगी, पढ़ने होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन का लेवल आ रहा है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो देखिए इधर एक तो वो जो अवार्ड का टाइटल दिया गया है और इधर खिलाड़ी या फिर कोच के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। FIH वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर को मिला है, बिल्कुल सही है। FIH कोच ऑफ द ईयर मैन ये शेन मैकलियोड को दिया गया है, ये रॉन्ग है। FIH कोच ऑफ द ईयर वीमेन की बात करें तो जोड मैरी ने इनको दिया गया है, बिल्कुल सही है। FIH मैन प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, FIH कोच ऑफ द ईयर मैन शेन मैकलियोड। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। देखेंगे क्या सही आंसर होगा। देखिए अगर हम वीमेन की इसमें बात करें तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर रही है गुरजीत कौर इंडिया की। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर रही है सविता इंडिया की। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर रही है शर्मिला देवी इंडिया की। FIH कोच ऑफ द ईयर रहे हैं जोड मैरी ने, ये है नीदरलैंड के, और टीम इंडिया के ये कोच थे, वीमेन टीम के ये कोच थे। मैन की अगर बात करें हम तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं हरमनप्रीत सिंह इंडिया के। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर रहे हैं PR श्रीजेश। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर रहे हैं विवेक प्रसाद, और FIH कोच ऑफ द ईयर रहे हैं ग्राहम रेड, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और टीम इंडिया जो मेंस की जो हॉकी टीम है इसके कोच हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। तो सारे ये अवार्ड जो है यहाँ पर भारत के नाम आए हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म का नाम बताइए जिसके लिए एक रूसी अभिनेता और एक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। राइट, स्पेस आर, चैलेंज या फिर इम्पॉसिबल? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो चैलेंज इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मूवी इन स्पेस फॉर विच अ रशियन एक्टर एंड अ डायरेक्टर अराइव्ड एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो देखिए एक्टर यूलिया पेरेसिल्ड और क्लिम शिपेंको। तो क्लिम जो है डायरेक्टर हैं और ये यूलिया जो है एक्टर हैं। तो ये दोनों ही जो है रशिया के सुयोज MS-19 स्पेस क्राफ्ट, इससे जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। इस स्पेस क्राफ्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया? कजाकिस्तान में रशिया का एक स्पेस लॉन्च सेंटर है बैकनूर में, तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये फर्स्ट मूवी है जो कि जो स्पेस ऑर्बिट है वहाँ पर शूट की जाएगी। मूवी का नाम क्या है? चैलेंज। तो इसका कुछ 1-2 पार्ट वहाँ पर शूट करने के लिए ये पहुँचे हैं। ई-संजीवनी अपनाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आंध्र प्रदेश टॉप्स इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ ई-संजीवनी। इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस स्कीम को या फिर और कोई तरह का इनिशिएटिव है, इसको अपनाने में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ई-संजीवनी जो इनिशिएटिव है इसमें जो है 1.3 करोड़ कंसल्टेशंस पूरे हो गए हैं। तो 1.3 करोड़ कंसल्टेशन यहाँ पर इन्होंने कर दिए हैं अब तक, इसीलिए चर्चा में रहा है। आपको बता दें एक टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव है। टेलीमेडिसिन यानी आप कॉल करके यहाँ पर सलाह ले सकते हैं डॉक्टर से, या फिर आप वीडियो चैट करके यहाँ पर सलाह ले सकते हैं। आपको बता दें जो ई-संजीवनी इसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक तो है डॉक्टर टू डॉक्टर, दूसरा है पेशेंट टू डॉक्टर। ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें पर गुजरात। कोई भी आप रैंकिंग देखें ना फ्रेंड्स तो उसमें टॉप 5 तो जरूर देखा कीजिए। अगर टॉप 5 भी आपको याद नहीं रहता तो टॉप 3 जरूर देखें, ठीक है। केवल फर्स्ट देख कर ही आप उसको छोड़ ना दें, टॉप 3 आप जरूर देखा करें। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर पहले नंबर पर है। ई-संजीवनी में वही है कि आप ई-संजीवनी ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना स्टेट जो है उसको चूज़ कीजिए, उसके बाद आप आगे करते रहिए। तो जब आपको एक टोकन मिल जाएगा, एक हेल्थ आईडी मिल जाएगी जिस पेशेंट के बारे में आप पूछना चाहते हैं, उसके बाद आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे देखते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स is a joint initiative of UNDP and OECD.
तो देखिए यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इन दोनों का ही एक इनिशिएटिव है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इन्होंने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, सेशेल्स ये कंट्री है यहाँ पर। तो ये किस लिए चर्चा में है, क्योंकि भारत इसमें जो है पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुना गया है। तो इसमें जो अपनी जो टैक्स एक्सपर्टीज यहाँ पर भारत प्रोवाइड कराएगा। निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सही आंसर होगा अपना भारत, ऑप्शन ए। सो इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। कमर्शियल प्रोडक्शन यानी अब बेचने के लिए उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो और आपको हाल ही में बता दें, भावनगर गुजरात में इफ्को ने क्या किया है, ड्रोन से जो है नैनो लिक्विड यूरिया को स्प्रे किया है। तो ये ट्रायल बेसिस पर किया गया भावनगर गुजरात में, किसके द्वारा, इफ्को के द्वारा। सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त यानी एडिशनल महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मेजर जनरल स्मिता देवरानी assumed charge as additional director general of military nursing services MNS। तो नाम याद रखेंगे, स्मिता देवरानी, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाई गई है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। सितंबर 2021 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माफ कीजिएगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही आंसर है ऑप्शन ए। ये थोड़ा यहाँ पर ए है, ठीक है फ्रेंड्स। सो द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021 इज 1,17,010 करोड़ रुपीस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो 1,17,010 करोड़ रुपए यहाँ पर सितंबर महीने में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है। और अगर हम इस रेवेन्यू की बात करें तो टोटल सीजीएसटी है यहाँ पर 49,390 करोड़ रुपए, और जो एसजीएसटी है यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये 50,907 करोड़ रुपए। सीजीएसटी यानी सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बाकी आपको जानना चाहिए कि सितंबर 2021 में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है ये 23% हाई है सितंबर 2020 के कलेक्शन से। तो इस तरह के आंकड़े भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित कितने पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया है? 25, 30, 35 या 40? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स established अंडर पीएम केयर्स फंड इन एन इवेंट एट एम्स ऋषिकेश इन उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड की यात्रा पर थे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्होंने यहाँ पर 35 प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन PSA यानी कि ऑक्सीजन प्लांट्स जो कि पीएम केयर्स फंड के थ्रू इस्टेब्लिश किए गए हैं, इनको लॉन्च किया है। तो केवल उत्तराखंड में लॉन्च नहीं किया गया है, 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इनको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? एम्स उत्तराखंड से। तो डिजिटली लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एम रविचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नाम याद रखेंगे, एम रविचंद्रन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में सेक्रेटरी चुने गए। सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट यानी CGSST को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट अप टू 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट। तो ये 31 सितंबर 2021 तक केवल ऑपरेशन रहने वाली थी। तो अब जो है इसको, क्योंकि रिक्वेस्ट यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की आई है कि इसको बढ़ा दिया जाए, तो मार्च 31 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा शुरू की गई है। तो इसको अप्रूव किया गया था 1 जून 2020 को और लॉन्च किया गया इसको 24 जून 2020 में। तो जो MSMEs हैं, जो इस MSME जो यूनिट्स हैं, काफ़ी स्ट्रेस जो जिन्होंने फील किया कोविड-19 के वजह से, यानी कि जो है मतलब पैसा नहीं रहा या फिर उनका जो काम है वो डूब गया, बैंक से जो है वो अपना पैसा वापस नहीं कर पाए, तो उनके जो प्रोमोटर्स हैं, उन इस तरह की जो MSME यूनिट्स हैं उनके जो प्रोमोटर्स हैं उनको जो है उधार देने के लिए तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी। उनको लैंडिंग करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। क्या नाम है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट।
आई ड्रोन किस एजेंसी का ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आई ड्रोन इज अ ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ऑफ ICMR। तो देखिए ICMR का ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी कि आई ड्रोन, इसको लॉन्च किया गया है मानसुख मांडविया द्वारा, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी वैक्सीन है वो जो है पहुंचाई जा सकती है जहां तक वो पहुंचानी है ड्रोन की सहायता से। आपको जानना चाहिए ICMR के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किस संगठन से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। डेयर टू ड्रीम 2 कॉन्टेस्ट इज रिलेटेड टू DRDO। ठीक है, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट, इसके तहत 40 जो विनर्स रहे हैं, जो विजेता रहे हैं, इनको सम्मानित किया, यानी फेलिसिटेट किया, यानी सम्मानित किया है। और आपको बता दें डेयर टू ड्रीम DRDO द्वारा एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या किया जाता है, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप डिफेंस सेक्टर में या फिर एरोस्पेस सेक्टर में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी इक्विपमेंट हो या फिर और कोई प्रोडक्ट हो, उसको आप इस्टेब्लिश कीजिए, कुछ नया आइडिया यहाँ पर आप प्रदान कीजिए। और इसके लिए फंडिंग भी दी जाती है, DRDO के द्वारा टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि डेयर टू ड्रीम के बारे में बताइए क्या चीज़ है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। दूसरी बात यह है कि राजनाथ सिंह ने यहाँ पर DRDO यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दिए हैं 2019 के लिए। कितने लोगों को? 16 DRDO साइंटिस्ट को, जो कि 35 साल से कम के हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में DRDO डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव 2021 भी हुई है और इसका थीम रहा है रीडिजाइनिंग द प्रोसेस टू मीट द नेशनल एस्पिरेशंस। ICSI के 53वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस देश में ICSI के 5वें प्रवासी केंद्र का शुभारंभ किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑन द 53rd फाउंडेशन डे ऑफ ICSI, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड 5th ओवरसीज सेंटर ऑफ ICSI इन ऑस्ट्रेलिया। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो जो निर्मला सीतारमन है, इन्होंने जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI, तो 4 अक्टूबर 2021 को इसका 53वां फाउंडेशन डे था। तो इसी दिन इन्होंने जो है इस ICSI का एक ओवरसीज सेंटर, 5th ओवरसीज सेंटर ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी ये भी आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इन लखनऊ। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने लॉन्च किया। थोड़ा लंबा सा नाम है तो याद रखिएगा, लखनऊ में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथ ही इन्होंने उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75,000 बेनिफिशरीज को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके तहत जो डिजिटली जो घरों की चाबियां हैं वो प्रदान की हैं। तो जो उत्तर प्रदेश वाले हैं ना, जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। साथ ही फेम सेकंड स्कीम के तहत इन्होंने 75 बसेस को फ्लैग ऑफ किया, यानी कि हरी झंडी दिखाई। कितने शहरों में? 7 सिटीज़ में, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी एंड गाजियाबाद। तो जो उत्तर प्रदेश वाले हैं जिनका एग्जाम है उत्तर प्रदेश संबंधी, तो वो उनको ये सिटीज़ भी जाननी चाहिए। बाकी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के लिए शुरू की 2 लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जानना चाहिए इन्होंने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित करने की भी घोषणा की है। ये पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी तरह के आंकड़ों से आजकल एग्जाम में खेला जाता है, इस तरह के आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए PM आवास योजना जो है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट जो है कितनी परसेंट महिलाओं को जो है PM आवास योजना के तहत मालिकाना हक प्रोवाइड किया जा चुका है? तो आंसर होगा 80%। तो देखिए जो 80% जो घर हैं PM आवास योजना के तहत, जो 80% जो घर यहाँ पर जो हैंडओवर किए गए हैं, उनकी जो मालिकाना हक है वो या तो महिला के पास है या फिर महिला उसमें जॉइंट ओनर है। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
पाम ऑयल पर व्यापार शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बिजनेस समिट ऑन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हेल्ड इन गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में हुआ है ये वाला समिट, इसको आप याद रखिएगा। तो ये जो स्कीम है ना नेशनल मिशन, जो ये मिशन है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम बिजनेस, तो इसकी जो टोटल आउटले है, जो टोटल प्रीव्यू है, यह है 11,040 करोड़ रुपए का। थोड़ी लंबी रिपोर्ट है, ध्यान से देखिएगा। दुनिया के बच्चों की स्थिति 2021 ऑन माई माइंड, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना और उसकी देखभाल करना। ये रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रोमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ रिपोर्ट इज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय यूनिसेफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पीआईबी की न्यूज़ है। तो देखिए मानसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूनिसेफ की इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, जिसका नाम आप देख सकते हैं। बाकी इन्होंने ये बताया कि इस रिपोर्ट में पाया गया कि जो 14% जो 15 से 24 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, ये जो है काफ़ी डिप्रेस फील करते हैं या फिर कुछ काम करने में इनका काफ़ी कम इंटरेस्ट रहता है। तो इस तरह की बात यहाँ पर बताई गई, यानी 15 से 24 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें अगर हम 14% बच्चों की बात करें तो वो काफ़ी डिप्रेशन में फील करते हैं, साथ ही कुछ भी काम करने का उनका मन नहीं करता है। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMAX का कौन सा संस्करण हाल ही में अरब सागर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं 5th, 6th, 7th या फिर 8th। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज GMAX रिसेंटली हेल्ड इन अरेबियन सी। तो यहाँ पर आपके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहाँ पर हुआ है। तो अरब सागर में हुआ है। GMAX नाम से पता चल रहा है कि इंडिया और जापान के बीच है। तो भारत की ओर से यहाँ पर गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोची ने पार्टिसिपेट किया है, साथ ही गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अब्दुल कादिर खान, नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, डाइड रिसेंटली। तो देखिए इनको फादर ऑफ पाकिस्तान क्लैंडस्टीन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, अब्दुल कादिर खान या फिर AQ खान भी लिखा सकता है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेटली कोई कार्य करना, गुप्त तरीके से कोई कार्य करना जो कि ऑफिशियली अलाउड ना हो। साथ ही आपको जानना चाहिए 1936 में भोपाल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद फिर ये पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे। और वैसे ये जो है अपने देश में तो काफ़ी इनका नाम है, लेकिन देश के बाहर पूरे वर्ल्ड में जो है इनका जो है अच्छा नाम नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को इन्होंने बेच दिया था। तो सीक्रेटली इन्होंने उनको बेच दिया था, तो इसलिए इनकी इमेज काफ़ी ख़राब थी पाकिस्तान से बाहर। हालांकि पाकिस्तान में इनकी काफ़ी इज्जत है। नोबेल शांति पुरस्कार के संयुक्त विजेता दिमित्री मुराटोव रूस में किस स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कमेंट में जरूर बताइएगा ये वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जो हमको लगता है कि हाँ काफ़ी हाई लेवल का पूछा गया है। तो ऐसा नहीं होता है, जो डिटेल होती है ना, कोई भी पुरस्कार मिला है उसके डिटेल में से ही क्वेश्चन आपके पास आता है। तो अगर आप डिटेल एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो मैंने क्वेश्चन ये फ्रेम किया है, इसके पीछे मकसद ये है कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि किस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को, उसकी डिटेल को जो है देखना है। तो अब ये पुरस्कार मिला है, आपको इनके बारे में भी जानना चाहिए कि इन किस चीज़ के जो है संपादक हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ लेनी चाहिए जो भी इस तरह के पुरस्कार होते हैं। तो देखिए, दिमित्री मोराटोव, द जॉइंट विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज, इज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ नोवाया गजेटा न्यूज़पेपर इन रशिया। तो देखिए जो ये पर्सन है दिमित्री, ये रशियन जर्नलिस्ट हैं, टेलीविज़न प्रेजेंटर हैं और एडिटर इन चीफ है रशियन न्यूज़पेपर जिसका नाम है नोवाया गजेटा। तो इनको 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है और किसके साथ मिला है इन्हें? मारिया एंजेलिटा रेसा,
इनको भी मिला है। तो इन दोनों ही लोगों को 2021 का नोबेल पीस प्राइज मिला है। किसके लिए? फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। तो शांति बनाए रखने और जो लोकतंत्र है उसको बचाए रखने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उसी को बचाने का इन्होंने एफर्ट किया है, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। बात करें अगर हम मारिया की, तो मारिया जो है ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट एंड ऑथर हैं, साथ ही रैपलर इस कंपनी की ये सीईओ है। तो ये एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, इसकी ये सीईओ है और पहली फिलिपिनो है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला है। फिलिपिनो मतलब जो फिलीपींस में रहने वाले लोगों को बोलते हैं फिलिपिनो। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सेबेस्टियन कुर्ज ने घोषणा की कि वह किस देश के चांसलर के रूप में पद छोड़ देंगे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, सैन मैरिनो या फिर लिechtenstein? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फॉलोइंग करप्शन एलिगेशंस सेबेस्टियन कुर्ज announced that he would be stepping down as chancellor of Austria। तो जर्मनी तो हो नहीं सकता, आप सभी जानते हैं जर्मनी की चांसलर कौन है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया यहाँ पर एक सही ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं सेबेस्टियन कुर्ज। तो इन्होंने कहा है कि ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे क्योंकि कई तरह के करप्शन चार्जेस इनके ऊपर चल रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, करेंसी है यूरो। एक और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से कौन बेरूत में पला बड़ा है और उन पर लेबनानी गृहयुद्ध के दौरान विश्वविद्यालय में उग्रवादियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो डी है ये, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन डी है ये। पहले क्या होता है ना, देखिए किस लिए होती है, मैं आपको बता देता हूँ ये गलती किस लिए होती है। देखिए पहले मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मैं हर एक चीज़ बारीकी से करना पसंद करता हूँ। तो देखिए कभी भी आप मेरे ऑप्शन पाएंगे ना, तो ऐसे नहीं पाएंगे कि आगे पीछे हो रखा है ना। देखिए सबसे छोटा सबसे ऊपर, फिर उसके बाद, फिर उससे बाद, फिर उसके बाद उससे लंबा, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने ऑप्शंस रखता हूँ ताकि देखने में भी क्वेश्चन अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि सबसे लंबे वाला ऊपर, हालांकि पेपर में इस चीज़ों को नहीं देखते हैं, लेकिन ये मेरी आदत है कि क्वेश्चन जो है अच्छा आपके सामने पेश किया जाए। कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में आएंगे ऑप्शन, ठीक है। खैर इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बताया कि इस वजह से गलत हो जाता है क्योंकि पहले हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हो, तब मैंने यहाँ पर बी कर दिया हो। तो सही आंसर इसका डी है, आर्डेम पेटापोशियन। तो देखिए आर्डेम पेटापोशियन was among the recent Nobel laureates, grew up in Beirut and during the Lebanese civil war was captured by militants at यूनिवर्सिटी। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, सही से देखिए समझेंगे। 2021 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में, आप दोनों में से कोई भी नाम यूज़ करते हैं, तो ये मिला है डेविड जूलियस को, जो कि अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट हैं। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। और दूसरे हैं आर्डेम, जो कि अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट हैं। कहाँ पर? ये भी कैलिफोर्निया में है। किस लिए मिला है? फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो जो सेंसिटिविटी होती है ना, उससे संबंधित इन्होंने रिसेप्टर्स की डिस्कवरी की है। जैसे हमें टेम्परेचर या फिर हम किसी चीज़ को टच करते हैं ना, तो वो जो सेंस होता है उससे संबंधित डिस्कवरी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब आपको ये जानना चाहिए, जो ये आर्डम है, तो ये जो है पले बड़े कहाँ पर हैं? लेबनानी कैपिटल बेरूत में। और उसी वक्त जो लेबनीज सिविल वॉर जो चल रहा था, तो वहाँ पर इनको मिलिटेंट्स द्वारा कैप्चर भी कर लिया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि किसको कैप्चर कर लिया गया था। तो सही आंसर होगा आर्डेम पेटापोशियन। किस रेलवे जोन ने पहली बार 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ दिया है और उन्हें त्रिशूल नामक एक लंबी दूरी की मालगाड़ी के रूप में संचालित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। South Central Railway has for the first time clubbed together 3 goods trains and operated them as a single long haul goods train named त्रिशूल। तो देखिए साउथ सेंट्रल रेलवेज ने क्या किया है, पहली बार ऐसा किया है कि जो 3 मालगाड़ियां हैं उनको एक साथ जो है जोड़ दिया है और एक काफ़ी लंबी जो है मालगाड़ी उन्होंने बना दी है। तो इसका नाम दिया इन्होंने त्रिशूल और इसको विजयवाड़ा से दुवाड़ा के बीच में रन किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है इसका हेडक्वार्टर्स है सिकंदराबाद तेलंगाना में।
DPIIT द्वारा जारी औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट में कितने औद्योगिक पार्कों को लीडर के रूप में मूल्यांकन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So 41 industrial parks have been assessed as leaders in the Industrial Park Rating System report released by DPIIT। तो देखिए 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स को यहाँ पर लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। किसमें? इंडस्ट्रियल पार्क्स रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट के तहत। किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? DPIIT के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। साथ ही इन्होंने कहा है कि 90 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं ये चैलेंजर कैटेगरी के तहत आते हैं और 185 इंडस्ट्रियल पार्क एस्पायरर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट है, इसका ये सेकेंड एडिशन रहा और इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश के द्वारा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो मेटे फ्रेडरिक्सन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क की। तो किस लिए चर्चा में? क्योंकि भारत का आजकल दौरा कर रही हैं ये, और डेनमार्क के साथ भारत ने 2 एग्रीमेंट साइन किए। एक तो है क्लाइमेट चेंज को लेकर और दूसरा MOU है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट को लेकर, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और डेनमार्क की एक कंपनी है स्ट्रिस्टल फ्यूल टेक्नोलॉजीज, इन दोनों के बीच में साइन की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बाकी आपको जानना चाहिए डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी है दानिश क्रोन। टर्किश ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वॉल्टेरी बोटास वॉन द टर्किश ग्रां प्री। तो देखिए जो वॉल्टेरी बोटास हैं ये फिनलैंड के रेसिंग ड्राइवर हैं और मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। तो इन्होंने जो है टर्किश ग्रां प्री ये जीता है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तो तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। साथ ही आपको जानना चाहिए कौन शपथ दिलाता है? शपथ दिलाते हैं जो गवर्नर होते हैं। तो यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। तो इन्होंने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को शपथ दिलाई है। रामू अब्बागनी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रामू अब्बागनी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक। बाकी आपको जानना चाहिए डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल सेंटो डोमिंगो है, करेंसी है डोमिनिकन पेसो। राइट्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राहुल मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो इसी के CMD बने हैं राहुल मित्तल। और जो ये राइट्स लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स सहित उपभोक्ता सेवा के लिए डिजिटल भुगतान का प्रयोग करने वाली अग्रणी कंपनियां निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए एक साथ आई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो लीडिंग कंपनीज यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स टू सर्विस कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड नेटफ्लिक्स हैव कम टुगेदर टू सेट अप मर्चेंट्स पेमेंट्स अलायंस ऑफ इंडिया, यानी MPAI। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? लीडिंग कंपनीज यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स टू सर्विस कंज्यूमर्स। इसका मतलब हुआ है कि इस तरह की कंपनीज जो कि अपने कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए डिजिटल पेमेंट का सहारा लेती हैं, ठीक है, तो ये सब एक साथ मिलकर इन्होंने एक मर्चेंट्स पेमेंट्स अलायंस ऑफ इंडिया MPAI इसके गठन की जो है शुरुआत की है। क्या मकसद रहेगा? भारत में डिजिटलाइजेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, मर्चेंट्स पेमेंट्स अलायंस ऑफ इंडिया। तो कौन कौन सी कंपनी आप सभी जानते हैं? बुक माई शो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, फेसबुक, फ्यूचर जनरली, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, टाइम्स इंटरनेट एंड जूम। तो ये सभी ने मिलकर ये MPAI बनाया है। 10 अक्टूबर को चीन ने किस क्रांति की 110वीं वर्षगांठ मनाई है जिसे ताइवान में अपने राष्ट्र दिवस के रूप में भी चिन्हित किया जाता है?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अक्टूबर 10 इज सेलिब्रेटेड इन चाइना एज द 110th एनिवर्सरी ऑफ 1911 Xinhai Revolution, which is also marked in Taiwan as its national day। जानेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए आपको बता दें 110वीं एनिवर्सरी मनाई गई है 1911 जिनहाई रिवॉल्यूशन की। कहाँ पर? चाइना में भी और ताइवान में भी। तो देखिए 1911 में क्या हुआ, 10 अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पर क्विंग डायनेस्टी, ये लास्ट डायनेस्टी रही, तो इसका समापन हो गया था और रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। तो यहाँ पर जो है उसके बाद फिर चाइनीज सिविल वॉर चलता रहा, कि इनके बीच में जो कम्युनिस्ट हैं और जो नेशनलिस्ट हैं उनके बीच में। तो कम्युनिस्ट रहे माओ जेडोंग, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो इनको यहाँ पर जो है विजय मिली और इन्होंने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। जबकि जो नेशनलिस्ट थे चियांग काई शेक, तो इनकी जो ये पार्टी है कोमिंटैंग पार्टी, ये जो है ताइवान जो है फ्लेड हो गई थी, यानी वहाँ पर इनको भागना पड़ा था और वहाँ पर फिर उन्होंने अपना एक अलग अलग देश बनाया जिसका नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं ताइवान को और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं हम मेनलैंड चाइना, जिसको हम जानते हैं उसको। केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 22 के लिए बैंक ऋण कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एज पर द केयर रेटिंग्स बैंक क्रेडिट विल ग्रो एट 7.5 to 8% फॉर फिजिकल ईयर 22। तो देखिए फिजिकल ईयर 22 के लिए जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है ये 7.5% से 8% के बीच में जो है वेरी कर सकता है, ऐसा कहा है केयर रेटिंग्स ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खुदरा ऋण के लिए एक डिजिटल ऋण मंच लॉन्च किया है। आपको बताना जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके MD एंड CEO कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए। So Bank of Maharashtra has launched a digital lending platform for retail loans. Mr. A.S. Rajiv is the MD and CEO of Bank of Maharashtra। तो देखिए जो कस्टमर्स हैं वो होम लोन चाहते हैं, कार लोन चाहते हैं, तो बिल्कुल पेपरलेस प्रोसेस रहेगा और आप अपनी जगह चुन सकते हैं जहाँ पर इसकी फॉर्मेलिटीज़ हो और टाइम भी आप अपने आप से चुन सकते हैं इस डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO A.S. राजीव हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे में है, टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों यानी कि लघु वित्त बैंक जो होते हैं स्मॉल पेमेंट्स बैंक के लिए ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी SLTRO को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टिल December 31, 2021। तो देखिए जो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 से 3 साल तक की अवधि का लोन ले सकते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो रेपो रेट ही चार्ज होगा। तो इससे क्या होता है बैंक्स जो है बैंकों को जो है ज़्यादा RBI को पे नहीं करना पड़ता है जो इंटरेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है बैंक जो कस्टमर को जो लोन देते हैं उस पर अपने रेट थोड़े कम कर लेते हैं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन ये रहती है। हालांकि इसमें RBI जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं बैंक के पास उनको गिरवी रख लेता है। तो इसी की जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अब इसकी डेट कितनी कर दी है? 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको 10,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करा रहा है कि आप इसमें से पैसा लीजिए और जो कस्टमर्स हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनको आप प्रोवाइड कराइए और 10 लाख पर बोरोवर को आप प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी जो भी लेने वाला है जिसको चाहिए तो 10 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। बाकी आपको बता दें ये फैसिलिटी पहले 31 अक्टूबर 2021 तक ही थी, तो अब इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 मई 2021 को जो है सबसे पहले 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर नोटिफाई किया गया RBI द्वारा। 3 साल के लिए ये जो है इसकी वैलिडिटी रही। उसके बाद फिर अब 10,000 रुपये में से यदि कुछ अमाउंट बचा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया उसके लिए RBI ने अलग अलग ऑपरेशन किए। फिर 15 जून को भी किया, फिर 15 जुलाई को, फिर 17 अगस्त को, फिर 15 सितंबर को और फिर 14 अक्टूबर को अब करने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। RBI ने तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS के लिए प्रति लेन देन सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि करने की प्रस्ताव की घोषणा की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द प्रपोजल टू इंक्रीज द पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर द इमीडिएट पेमेंट सर्विस फ्रॉम ₹2 लाख to ₹5 लाख।
देखिए फ्रेंड्स, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS आपने सबने सुना होगा। तो अब इसमें जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, लेकिन ये SMS और इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। आपको बता दें, जो SMS है या फिर IVRS यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स चैनल है, इनके लिए प्री ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 रुपये की है। KBL उत्सव 2021-22 किस बैंक से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो KBL उत्सव 2021-22 इज रिलेटेड टू कर्नाटका बैंक। सो कर्नाटक बैंक से संबंधित है और ये कैंपेन इनका 7 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलने वाला है। तो कई तरह की इसमें जो है ऑफर दिए जाएंगे, होम लोन्स, कार लोन्स और गोल्ड लोन्स पर। बाकी कर्नाटक बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, MD एंड CEO महाबलेश्वर MS हैं। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। भारत कितने देशों के साथ नई अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली लागू करने के लिए सहमत हुआ है? सही आंसर यहाँ पर जो रहने वाला है हमारा वो होगा ऑप्शन सी। इंडिया अलोंग विद 135 कंट्रीज एग्री टू इम्प्लीमेंट न्यू इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम। यानी कि टोटल तो 136 कंट्री हैं और यदि हम इंडिया को लग रखें तो कितनी बची फिर? बाकी की 135। तो इंडिया अलोंग विद 135 कंट्रीज एग्री टू इम्प्लीमेंट न्यू इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम। तो देखिए, इस बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी बिल्कुल सिंगल टॉपिक ये पढ़ा था जब ये पूरा मामला चल रहा था मिनिमम टैक्स रेट का। तो देखिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो उन पर एक मिनिमम टैक्स लगाने की बात की जा रही है 15% की, जो कि 2023 से जो है स्टार्ट हो जाएगा। कई कंपनियां ऐसी होती हैं ना जहां पर टैक्स बहुत कम होता है, वहां पर अपने हेडक्वार्टर्स बना लेती हैं तो वहीं पर अपना टैक्स पे करती हैं, और जिस कंपनी में प्रॉफिट कमा रही हैं, जहां पर उनका पूरा बिजनेस फैला हुआ है, वहां पर जो है बहुत कम टैक्स में पे करती हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर 2 पिलर सोल्यूशन किससे संबंधित है? ये इसी से संबंधित है, जो मिनिमम टैक्स रेट है इसी से संबंधित है। तो 2 पिलर सोल्यूशन का क्या मतलब है? पिलर 1 में क्या है कि जो प्रॉफिट है और जो टैक्सेशन है ये जो है सही से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये बोलता है पहला पिलर। दूसरा पिलर ये कहता है कि जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है ये 15% होना चाहिए उन कंपनीज पर। ठीक है, यानी कि कोई कंपनी मान लीजिए भारत में जो है बिजनेस कर रही है, हेडक्वार्टर्स उसका जो है डेनमार्क या फिर स्वीडन कहीं पर है, तो 15% टैक्स तो वो देगी ही देगी कम से कम अपने प्रॉफिट में भारत में। ठीक है, अब तक जो है वो 6 या 7% देती होगी, तो अब क्या होगा, उसको 15% तो देना ही होगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा 2021 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 10.8% इज द ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट इन 2021 बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, WTO ने क्या किया है, जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ है तो कहा है कि 10.8% रहेगी 2021 में, यानी कि जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है, जो ट्रेड हो रहा है वो 2021 में 10.8% रहने वाला है, जबकि 2022 में 4.7% रहेगा। बाकी आपको जानना चाहिए, WTO का हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 164 मेंबर स्टेट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये है एनगोजी ओकोंजो-इवेला, तो नाइजीरिया की हैं, ये आपको जानना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार अब तक 2-3 एग्जाम में तो मैंने ये क्वेश्चन देख लिया है कि WTO की जो डायरेक्टर जनरल नहीं बनी है ये किस देश की है, तो याद रखिएगा नाइजीरिया। 2021 के नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2021 इज 90th। तो देखिए, इंडिया की रैंक यहाँ पर 90वीं है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, पहले आप ये जानिए, पिछले साल 84th रैंक थी, अब आई है 90th। ठीक है, और आपको ये जानना चाहिए, जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो 58 कंट्रीज़ में जो है ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, यानी वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 58 कंट्रीज़ में। तो ये इसी बेसिस पर होता है जो पासपोर्ट इंडेक्स है ना, कितनी कंट्रीज़ में जो आपके पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो वीज़ा फ्री जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो 58 कंट्रीज़ में कर सकते हैं जिनके पास भारत का वीज़ा है। तो भारत के साथ 90वीं पोजीशन पर कौन कौन है? ताजिकिस्तान है और बुर्किना फासो है। तो इसी तरह से देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के साथ और कौन सी 2 कंट्रीज़ 90th पोजीशन में है, तो आंसर होगा ताजिकिस्तान एंड बुर्किना फासो। इसी तरह से 4 ऑप्शन आपको दे देंगे 2-2 के पेयर में। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें। अब देखिए, इस इंडेक्स को टॉप किया है फिर से 2 कंट्री ने, जापान एंड सिंगापुर ने। इन दोनों कंट्रीज़ का जिनके पास भी पासपोर्ट है वो 152
कंट्रीज 192 कंट्रीज में 192 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है साउथ कोरिया एंड जर्मनी। अब अगर हम सबसे जो है लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट की बात करें, सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान। ठीक है, बाकी आप ये सभी कंट्रीज़ भी काफ़ी नीचे स्थान पर हैं, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन। बाकी आपको जानना चाहिए ये जो इंडेक्स है ये हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है और इनको डेटा कहाँ से मिलता है, ये मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बाकी आपको जानना चाहिए इस इंडेक्स में 227 डेस्टिनेशंस एंड 199 पासपोर्ट्स कवर किए गए हैं। अगर आप इस तरह से लिस्ट देखें तो ये आपके लिए समझना और आसान रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले पर कौन है, जापान, सिंगापुर, दूसरे पर है जर्मनी, साउथ कोरिया, तीसरे पर है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, फोर्थ पर है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फिफ्थ पर है फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्वीडन। अगर आप यहाँ पर वर्ल्ड की 10 लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट देखें तो सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान जिसका स्कोर है केवल 26, फिर उससे ऊपर इराक। 2021 ISSF विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 43 मेडल्स इंडिया वॉन एट 2021 ISSF वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप। देखिए क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था पर वहाँ पर थोड़ा जो डेटा है इसका उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया था और इंडियन एक्सप्रेस ने खुद इसमें थोड़ा गलती की हुई थी। तो न्यूज़पेपर में भी आप फुली रिलाई नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये पूरा डेटा निकाला है। तो देखिए यहाँ पर 2021 ISSF वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप ये लीमा पेरू में हुई है। यहाँ पर भारत ने टोटल 43 मेडल्स जीते हैं जिनमें 17 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 17, 16, 10 टोटल 43। दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे पर इटली है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है। तो मुझे तो लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी इन सभी को भी आप एक बार देख लीजिए, ये सभी शूटिंग से रिलेटेड है और इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 13। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पूरा होगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13 अक्टूबर। आपको बता दें 1989 में इस दिन को मनाना सबसे पहले शुरुआत की गई थी और इस साल जो इसका फोकस रहेगा, एक तरह का आप थीम कह सकते हैं, वो रहेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। ये एक तरह का इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिसको यूनाइटेड नेशंस मेंबर के द्वारा 2015 में एडॉप्ट किया गया था। कहाँ पर? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि सेंडाई जापान में हुई थी। तो सेंडाई कहाँ है? जापान में है। यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसी के नाम पर ये नाम पड़ा है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर को किस विषय पर आधारित G20 नेताओं की एक आभासी बैठक में भाग लिया? अफगानिस्तान, एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग या फिर पोल्यूशन कंट्रोल? देखिए काफ़ी शानदार ऑप्शन है, ठीक है, और कोई भी हो सकता है अगर देखने से लगे, क्योंकि हर एक जो है आज के ज़माने की डिमांड है या फिर इस तरह की समस्या से जूझ रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20 लीडर्स ऑन अफगानिस्तान ऑन October 12। तो अफगानिस्तान से संबंधित विषय पर यहाँ पर चर्चा की गई है G20 वर्चुअल समिट में, यानी कि ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें इटली के द्वारा ये समिट बुलाई गई थी। क्यों? क्योंकि जो G20 की प्रेसिडेंसी है 2021 की, ये इटली के पास है और इसकी अध्यक्षता किसने की? इटली के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मारियो ड्रागी ने। आपको जानना चाहिए भारत 2023 में G20 को होस्ट करेगा और 2022 में कर रहा है इंडोनेशिया। एयर इंडिया को किसे बेचा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एयर इंडिया हैज़ बीन सोल्ड टू टाटा ग्रुप। देखिए इसको भी अब जो है हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, ये भी आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो देखिए
जो हमारा नेशनल कैरियर है एयर इंडिया, इसको टाटा ग्रुप को बेच दिया गया है। टाटा ग्रुप ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी 18,000 करोड़ की, यानी 2.4 बिलियन यूएस डॉलर की। तो अब टाटा ग्रुप क्या करेगा, 15,300 करोड़ रुपए का जो एयर इंडिया का डेट है इसको जो है अपने पास रखेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2700 करोड़ रुपए का कैश अभी ये देगा। कैश में जो देगा वो 2700 करोड़ का कैश देगा। साथ ही आपको बता दें जो ये एयर इंडिया है 61,560 करोड़ रुपए का इस पर टोटल कर्जा हुआ था, अगर हम 31 अगस्त तक की बात करें। आपको बता दें टाटा ग्रुप ने सबसे पहले इस एयरलाइन की जो स्थापना 1932 में की थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 1953 में नेशनलाइज कर दिया था, तो गवर्नमेंट के हाथों में आ गई थी 1953 में। तो ये दोनों साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1932 और 1953। और आपको ये जानना चाहिए टाटा सन्स जो है ऑलरेडी 2 एयरलाइंस भारत में चला रहे हैं। एक तो है विस्तारा जो कि ये सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर चलाते हैं, दूसरी है एयर एशिया इंडिया जो कि ये मलेशियन एयर एशिया के साथ मिलकर चलाते हैं। तो दोनों ही टाटा के साथ चलाए जाते हैं। अब इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टाटा ने जो है एयर इंडिया को जो है मतलब एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है इसके अलावा एयर इंडिया और कौन सी फ्लाइट ऑपरेट करता है, तो आपको जानना चाहिए विस्तारा और एयर एशिया इंडिया। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये एयर इंडिया है ना, इसका 2007 में इंडियन एयरलाइंस इसके साथ मर्जर हो गया था, और तभी से ये काफ़ी लॉस में रही है। अगर हम इसको समराइज़ करें पूरे को, तो आप इस तरह से देख सकते हैं 1932 में JRD टाटा द्वारा टाटा एयरलाइंस को लॉन्च किया गया। 1946 में इसको रीनेम किया गया एयर इंडिया के नाम से। तब तक क्या नाम था इसका, 1932 में टाटा एयरलाइन, फिर उसके बाद 1946 में एयर इंडिया किया गया। उसके बाद 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49% स्टेक इसमें लिए। उसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनलाइज कर दिया। 2007 में एयर इंडिया का मर्जर हो गया इंडियन एयरलाइंस के साथ, ठीक है। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस शुरू के ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एस बालचंद्रन को समवर्ती रूप से किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि किस में एक्रीडेटेड है ना यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप इतना समझिए कि किस देश में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एस बालाचंद्रन concurrently accredited as the next High Commissioner of India to Saint Vincent and the Grenadines। चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो जो ये कंट्री है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, तो यहाँ पर एस बालाचंद्रन को भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए इसकी कैपिटल है किंगस्टन और करेंसी है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। हाल ही में हमने क्या पढ़ा था, रामू अबागनी, इनको भारत का नेक्स्ट अम्बेसडर डोमिनिकन रिपब्लिक में अपॉइंट किया गया है। तोशिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नए प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सुइची इतो हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द तोशिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। बाकी आप जानते हैं कि तोशिबा ये एक जापान की कंपनी है, जापान में इसका हेडक्वार्टर्स है और इसके CEO है सातोशी सुनाकावा। निम्नलिखित में से किसने सोमेन रे को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एयरटेल हैज़ अपॉइंटेड सोमेन रे एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो देखिए काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ये सोमेन रे। इससे पहले ये बजाज ऑटो में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे और अब भारतीय एयरटेल में ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। ये बादल बागरी इनकी जगह लेंगे। किस बैंक ने अपने खुदरा और कॉरपोरेट ग्राहकों को साझेदार प्लेटफॉर्मों में एकीकृत बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा के लिए ओपन API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड ओपन APIs टू फैसिलिटेट इट्स रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स टू यूज बैंकिंग सर्विसेज इंटीग्रेटेड अक्रॉस पार्टनर प्लेटफॉर्म्स। तो देखिए जो भी पार्टनर प्लेटफॉर्म्स एक्सिस बैंक के, तो वहाँ पर एक्सिस बैंक की जो भी सर्विसेज हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर API, एक ओपन API लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए। API की फॉर्म आपको जाननी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और पूछी भी जाती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बाकी एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। किस बैंक ने आभासी संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की घोषणा की?
आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आईसीआईसीआई बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव। तो देखिए एक वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से एक प्रदर्शनी यहाँ पर लॉन्च की गई आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, जिसके तहत आप डिजिटली जो भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो आप अलग अलग सिटीज़ में देख सकते हैं। आपको बता दें इससे पहले भी आपने इसको पढ़ा होगा, क्योंकि ये सेकंड एडिशन है, पिछले साल इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया था। तो अगर आपके को एग्जाम में पूछ ले जाए होम उत्सव किससे संबंधित है, तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मैग्नस कार्लसन वॉन द इनॉग्रल मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर। साथ ही आपको जानना चाहिए जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे से हैं, कई बार पूछी जाती है इनकी कंट्री, तो याद रखिएगा ये नॉर्वे से हैं। तो इन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर ये जीत लिया है। टाटा स्टील पीजीटीआई एमपी कप 2021 किसने जीता? ऑप्शंस हैं खालिन जोशी, विराज मदप्पा, करणदीप कोचर या फिर युवराज सिंह संधू। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विराज मदप्पा वॉन द टाटा स्टील पीजीटीआई एमपी कप 2021। तो ये जो है आपका गोल्फ से संबंधित है, तो इन्होंने जीता है ये विराज मदप्पा ने। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो गुइडो इम्बेंस, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड डेविड कार्ट won the Nobel Prize for Economics this year। जानेंगे इसके बारे में भी पॉइंट वाइज। तो देखिए पहले बात आपको जानना चाहिए, इस पुरस्कार का जो ऑफिशियल नेम है वो है प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेज। तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। अब जानते हैं किस किस को मिला है। तो देखिए दो हाफ में प्राइस को डिवाइड किया गया है। पहला हाफ केवल एक साइंटिस्ट को दिया गया है, मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 100 में से 50 एक को दिए गए हैं और 50 जो है 2 जनों को दिए गए हैं। तो इस तरह से आप समझेंगे। तो इस प्राइस का जो फर्स्ट हाफ है ये डॉक्टर डेविड कार्ट, ये कनाडा के हैं तो, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हैं, प्रोफेसर हैं। तो इनको दिया गया है फर्स्ट हाफ। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है लेबर मार्केट पे मिनिमम वेज, इमिग्रेशन एंड एजुकेशन, इसके अफेक्ट को यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, इस पर रिसर्च की है। अब जो प्राइस का दूसरा हाफ है ये 2 लोगों को दिया गया। एक तो है इजरायली अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जोशुआ एंग्रिस्ट और दूसरे हैं डच अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गुइडो इम्बेंस। तो ये इन दोनों को दिया गया है। किस लिए? इन्होंने क्योंकि इस तरह की इन्होंने जो है अपनी स्टडी की है, इस तरह की इन्होंने बातें बताई हैं, इस तरह के सोल्यूशन इन्होंने बताए हैं जिनका ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड से सोल्यूशन नहीं प्राप्त किया जा सकता। आप देख सकते हैं फॉर स्टडिंग इश्यूज दैट कांट रिलाई ऑन ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड्स। तो इस तरह के इश्यूज पर इन्होंने जो है स्टडी की जिनके सोल्यूशन के लिए हम ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड्स पर रिलाई नहीं कर सकते, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित। साथ ही आपको जानना चाहिए 1968 में जो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है जिसे आप बोलते हैं स्वरिजेस रिक्सबैंक, तो इसने जो है प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इसकी जो है स्थापना की थी एल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में। आपको बता दें सबसे पहले ये प्राइज 1969 में रैगनार फ्रिश और जैन टिमरजन इनको दिया गया था। आरबीआई के अनुसार 2020-21 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी एससीबी के साथ ऋण खातों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एज पर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ लोन्स अकाउंट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्रीज्ड बाय 9.5% ड्यूरिंग 2020-21। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया है किस अपनी एक रिपोर्ट के तहत, जो है जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न ऑन क्रेडिट बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया मार्च 2021। तो इसमें इन्होंने एक तो बात ये कही है कि इंडस्ट्रियल लोन ग्रोथ जो है ये थोड़ा निगेटिव चली गई है, पहली बार निगेटिव गई है 2020-21 में। साथ ही इन्होंने कहा है जो पर्सनल लोन्स हैं, जो पर्सनल लोन्स लेने की जो गति है उसमें जो है काफ़ी तेज़ी देखी गई है। तो यहाँ पर 25.9% जो है वृद्धि देखी गई है मार्च 2021 में। अगर हम बात करें 10 साल पहले केवल 16.4% थी। साथ ही इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ जो लोन अकाउंट्स हैं इनमें वृद्धि देखी गई है 9.5% की। तो अब ये 29.1 करोड़ हो गए हैं अगर हम मार्च 2021 तक की बात करें।
वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण जनवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा? 10वां, 12वां, 15वां या फिर 13वां? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट विल बी हेल्ड इन जनवरी 2022। और आपको जानना चाहिए गुजरात के जो हाल ही में न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, तो इन्होंने यूएस, डेनमार्क, युगांडा और इजराइल, तो यहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल्स हैं इनको भी इन्वाइट किया है इस समिट में के लिए। इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जयतीर्थ राव इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। PL हरानाथ को किस प्रमुख बंदरगाह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो PL हरानाथ हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट। तो पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं PL हरानाथ। आपको जानना चाहिए, कई बार ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कितने मेजर पोर्ट है, तो कई जगह आपको 13 मिलेगा, लेकिन आप जानिए 13वां जो पोर्ट है वो भी बन रहा है। अभी भारत में केवल 12 मेजर पोर्ट हैं, तो ये मैंने ऑफिशियल साइट से ही पता किया है। ठीक है, ये सभी ऑफिशियल जो पोर्ट्स हैं इनके स्टेट आप देख लीजिएगा कौन सा कहाँ पर है। तो 12 फिलहाल जो है मेजर पोर्ट्स हैं भारत में। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नगमा मोहम्मद मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लिथुआनिया। आपको जानना चाहिए जो लिथुआनिया है इसी कैपिटल विल्नियस है और करेंसी है यूरो। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च्ड अ मेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव कॉल्ड मिशन कवच कुंडल। तो जो ये मिशन कवच कुंडल है इसके तहत महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि डेली हम 15 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करें। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, कैपिटल मुंबई है। अगर हम महाराष्ट्र से जुड़े हाल ही के लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिशन वात्सल्य उन महिलाओं के लिए लॉन्च किया है जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को कोविड-19 के वजह से खो दिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुणे में राजीव गांधी जी के नाम पर एक साइंस सिटी भी सेटअप करेगी। साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने $300 मिलियन का एक लोन प्रोजेक्ट साइन किया है महाराष्ट्र में रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव और एक्सपैंड करने के लिए। अजय वॉरियर किस देश के साथ भारतीय सेना का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, नेपाल या फिर थाईलैंड? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अजय वॉरियर इज एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी विद यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए आपको ये जानना चाहिए पहले तो कि कौन सा एडिशन है, एडिशन पूछ लिया जाता है। तो 6th एडिशन है किसका? अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज का। किसके बीच है? इंडिया और यूके के बीच है। कहाँ पर संपन्न हुआ? चौबाटिया, उत्तराखंड में। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने बे ऑफ बंगाल में एक बायलैटरल पैसेज एक्सरसाइज, जिसे पासेक्स बोलते हैं, इसको भी किया है। तो ये पासेक्स एक्सरसाइज किसी भी कंट्री के साथ कर सकता है भारत। ठीक है, तो लेटेस्ट जो है अभी यूके के साथ किया है बे ऑफ बंगाल में। अगर हम बात करें इंडिया और यूके के बीच और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं तो एक नवल एक्सरसाइज है कोंकण और एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंद्रधनुष। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए किस राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA अप्रूव्ड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट proposal to declare the combined areas of the Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary as a tiger reserve। तो देखिए इनका जो कंबाइंड एरिया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके कंबाइंड एरिया को अब टाइगर रिजर्व के लिए जो है अप्रूव कर दिया है। किसने? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। ये आपको जानना चाहिए। आपको बता दें जो ये अब नया टाइगर रिजर्व बनेगा ये छत्तीसगढ़ के नदर्न पार्ट में है और मध्य प्रदेश और झारखंड की बॉर्डर को टच करता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए उदांती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती
टाइगर रिजर्व के बाद ये 4th टाइगर रिजर्व बन जाएगा अब छत्तीसगढ़ राज्य का। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है, मिनी आईपे, रजनीश कुमार, संदीप बख्शी या फिर शशिधर जगदीशन। सभी जानते होंगे ये नाम, चारों ही नाम आप जानते हैं, लेकिन इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। सो रजनीश कुमार इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है, क्योंकि किसके द्वारा लिखी गई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार के द्वारा। तो इन्होंने बताया किस तरह से डिमोनेटाइजेशन के समय और यस बैंक में जो पूरा जो यस बैंक का पूरा जो हुआ है, पूरा विवाद जो चला है, उसके तहत किस तरह से रजनीश कुमार ने साइलेंटली जो है एक बैंकिंग स्ट्रक्चर को जो है मजबूत करने का कार्य किया है। इस तरह की कई सारी बातें इन्होंने बताई है, किस तरह से SBI को इन्होंने PO के रूप में ज्वाइन किया और फिर इनकी जर्नी कैसे रही कि चेयरमैन बन गए। ठीक है, तो पूरी बात इन्होंने इसमें बताई है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो आप ये याद रखेंगे, रजनीश कुमार ने इसको लिखा है। अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन, विकास और संचालन का कार्यभार संभाला? आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आसाम। ठीक है, तो आसाम के गुवाहाटी में ये एयरपोर्ट है। तो इसका अब जो ऑपरेशन है, एयरपोर्ट ऑपरेशन, मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट है, ये सभी कार्य अब अडानी ग्रुप के पास चला गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनॉग्रेटेड द ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन पहले आपको जानना चाहिए कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट इसको इनॉग्रेट किया है। किसके तहत? जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, यानी कि जो भी रीजनल एयरपोर्ट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर उसको जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने सिंधुदुर्ग से मुंबई के लिए भी फर्स्ट फ्लाइट को जो है हरी झंडी दिखाई है, फ्लैग ऑफ किया है। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो ये ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट है, इसको चीपी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। निम्नलिखित में से किसने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के सहयोग से अपने ग्राहकों के लिए क्लिक पे लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फोन पे इन एसोसिएशन विद NPCI भारत बिल पे लिमिटेड लॉन्च्ड क्लिक पे फॉर इट्स कस्टमर्स। तो फोन पे प्लस NPCI भारत बिल पे लिमिटेड इक्वल्स टू क्लिक पे, इस तरह से आप अपने नोट्स बनाए करें। ठीक है, शॉर्ट नोट जो होते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए, क्लिक पे क्या है, वही जैसे आपको कोई पेमेंट करनी है तो बार बार आपको अपनी जो है डिटेल्स ना भरनी पड़े, जो कि आप करते भी होंगे। डायरेक्ट आप जो है क्लिक करके और फिर OTP वगैरह आता है, उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ़ोनपे ने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। फ़ोनपे के बारे में आप जानते हैं कि CEO समीर निगम है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार नियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथे समूह का विषय क्या है? MSME लैंडिंग, रिटेल पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स या फिर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स? जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स इज द थीम ऑफ द 4th cohort अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने आपको, चलिए इस बारे में देखेंगे। पहले देखिए कि 4th cohort क्या है, नाम बता दिया मैंने आपको। इससे पहले जब ये 4th है तो इससे पहले 3 और कोहोर्ट यहाँ पर RBI ने लॉन्च किए हैं। तो फर्स्ट क्या था, रिटेल पेमेंट, ये थीम था। दूसरा था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और तीसरा था MSME लैंडिंग। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रेफर्स टू लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड और test regulatory environment for which regulators may permit certain relaxation for the limited purpose of the testing। देखिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या है। अब RBI ने अब ये 3 थीम निकाले। देखिए, रिटेल पेमेंट का कोई थीम है सबसे पहले। तो यदि कोई चाहता है कि हम रिटेल पेमेंट से जुड़ा हुआ कोई ऐप लॉन्च करना चाहें तो वो RBI को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है कि हम इस तरह का एक
पेमेंट ऐप जो है लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसको जो है आरबीआई वो पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, जिसके तहत वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, कुछ कस्टमर बेस दे देगा, ठीक है, जैसे 30 कस्टमर दे दिए तो वो यूज़ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या एरर है या फिर क्या शिकायत है, उसके बाद जब वो अच्छे से टेस्ट हो जाएगा तब उस प्रोडक्ट को अप्रूव किया जा सकता है। तो ये पूरा एनवायरनमेंट जो है आरबीआई प्रोवाइड कराता है कि आप अपना नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च कीजिए, और उसके लिए हम आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दे देंगे, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नियमन में हम आपको रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं, ताकि आप अपना प्रोडक्ट सही से लॉन्च कर सकें। अगर एक बार लॉन्च सही हो जाए वो, उसके बाद फिर उसको आप मार्केट में उतार सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सैंडबॉक्स। तो अलग अलग थीम पे आ रहे हैं, जैसे इसके बाद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आया था, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से रिलेटेड यदि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई ऐप लॉन्च करना चाहते हैं, तो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एमएसएमई लैंडिंग से रिलेटेड है, एमएसएमई सेक्टर को कोई जैसे पैसा देना होता है उससे रिलेटेड कोई आप लॉन्च करना चाहते हैं। अब आ गया प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। तो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए कोई आपका प्रोडक्ट हो जिसको आप टेस्ट करना चाहें, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिगिन ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ दालचीनी। तो देखिए CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो पहली बार जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में इन्होंने सिनेमन प्लांट का जो ये वैरायटी है सिनेमोमम वेरम, इसको यहाँ पर कल्टीवेट किया है। आपको जानना चाहिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं, कैपिटल शिमला है। भारत में स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम का प्रमुख कौन होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो संजय भार्गवा विल हेड द स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया। तो देखिए भारत में जो है कंट्री डायरेक्टर रहेंगे ये स्टारलिंक के संजय भार्गवा। आपको बता दें कि एलन मस्क की कंपनी आप जानते हैं SpaceX, तो इन्हीं का ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड विंग है या फिर आर्म है जिसका नाम है स्टारलिंक। तो ये चाहता है कि भारत में जो ब्रॉडबैंड सर्विस है ये दिसंबर 2022 तक प्रोवाइड कराई जाए, भारत में भी इस सर्विस को शुरू किया जाए। स्टारलिंक क्या है? देखिए हम देखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ टाटा स्काई है, तो इन सब की जो है डिश लगी रहती है हमारे छत पर, तो सैटेलाइट से वो जो है सिग्नल लेते हैं और हमें जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से कोई केबल नहीं खींची हुई है कि बहुत दूर से जो है केबल आ रही है, केवल डिश पर जो वो वेव्स आती हैं, ठीक है, तो उससे हमें जो है कनेक्शन मिलता है और सिग्नल वगैरह मिलते रहते हैं। तो इसी तरह से अब इस पर काम करेगा ये सैटेलाइट जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, इसी तरह की एक डिश जो है कस्टमर के छत पर लगा दी जाएगी, सैटेलाइट से जो है सिग्नल पकड़ेगा और आप नेट अपना कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर भारत में लॉन्च किया जाएगा। तो काफ़ी महंगा तो है, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल नेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पर ये एक जो है काफ़ी अच्छी बात साबित हो सकती है, अच्छा काम, ये इनिशिएटिव शुरू हो सकता है। थोड़ा महंगा रहेगा। तो ये जो है SpaceX की जो पूरा इन्होंने SpaceX ने क्या किया हुआ है ना, एक कॉन्स्टिलेशन, पूरा एक समूह सैटेलाइट का ऊपर सेट किया हुआ है लो ऑर्बिट में। तो जब लो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स ये सब सेट की हुई हैं, लॉन्च की हुई है, जो इनका फाल्कन 9 रॉकेट है, तो उससे क्या होता है, जैसे बफरिंग वगैरह समस्या है ना, तो वो बहुत कम हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। सिंपल आप समझ गए होंगे, स्टारलिंक मतलब कि सैटेलाइट से जो है नेट आपका चलेगा, सिग्नल पकड़ेगा। तो इस तरह की एक डिश लगा दी जाएगी, उससे ही सब सिग्नल वगैरह पकड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सज्जन जिंदल हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील फॉर द ईयर 2021-22। सज्जन जिंदल कौन है? ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JSW स्टील के। तो इन्हें वर्ल्ड स्टील का चेयरमैन बना दिया गया 2021-22 के लिए। आपको बता दें जो वर्ल्ड स्टील है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत भर में बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने गो डिजिट इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So Shivalik Small Finance Bank has partnered with Go Digit Insurance to provide insurance products through the bank's network of branches across India। तो एक तरह का जो बैंक अश्योरेंस पैक्ट ही हो गया, यानी कि जो ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर कोई बैंक बेचता है तो उसको बोलते हैं बैंक अश्योरेंस। तो इसी तरह से जो गो डिजिट जनधन इंश्योरेंस है, तो इसके जो भी प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उसको शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने बैंक के थ्रू कस्टमर को ऑफर करेगा। आपको जानना चाहिए शिवालिक
ये जो है फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है भारत में जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। बाकी आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि इसके एमडी एंड सीईओ सुवीर कुमार गुप्ता हैं और इसकी टैगलाइन है अ बैंक फॉर योर वेलफेयर। हेडक्वार्टर्स इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। फिनटेक हैकाथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? आरबीआई, सेबी, आईएफएससी या फिर नाबार्ड? सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। द फिनटेक हैकाथॉन आई स्प्रिंट 21 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आईएफएससीए। आईएफएससीए मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में लोकेटेड है। आपको जानना चाहिए इसने और गिफ्ट सिटी ने मिलकर आई स्प्रिंट 21 इसको लॉन्च किया है। तो ये एक फिनटेक हैकाथॉन सीरीज है आईएफएससीए के द्वारा। तो देखिए जैसे थीम होते हैं ना, तो इसी तरह से स्प्रिंट 1 इसका थीम कर दिया है बैंक टेक, यानी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड एक तरह का ये जो है आयोजन किया गया है। तो ये थीम रहेगा इसका पहला स्प्रिंट 1। इसके बाद फिर स्प्रिंट 2 आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा। तो स्प्रिंट 1 में क्या है, ये एक बैंक टेक फेस्ट टाइप आप समझ सकते हैं। इसको आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी ने नीति आयोग के साथ मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। तो कई बैंक भी इसमें पार्टनर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक, आई क्रिएट, जॉन स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्ट इंडिया, ये सभी इसमें पार्टनर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा देश में बंदरगाहों के बारे में सभी विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो माई पोर्ट ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोर्ट्स इन द कंट्री। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कौन है ये? सर्बानंद सोनोवाल, आसाम के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने कोलकाता में माई पोर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। पोर्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको इस ऐप के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही हाल ही में इन्होंने हल्दिया पोर्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल के हल्दिया पोर्ट में 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिस्टर आलोक सहाय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। और किसे रिप्लेस किया इन्होंने? भास्कर चटर्जी को रिप्लेस किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी की अनुमानित दर क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 7.8% इज द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फिस्कल ईयर 23 यानी कि 2022-23, तो इसमें जो भारत की जीडीपी रहने वाली है 7.8% रहने वाली है, ऐसा कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में। साथ ही इन्होंने अपनी जो फिस्कल ईयर 22 यानी कि 2021-22 के लिए जो इन्होंने जीडीपी फोरकास्ट बताई थी 9.5% पहले, उसको रिटेन रखा है। उन्होंने कहा है हाँ बिल्कुल इतना ही रहेगा। साथ ही जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको भी 5.7 से 5.3% कर दिया, यानी थोड़ा लोअर कर दिया है। साथ ही इन्होंने कमर्शियल पेपर के बारे में भी कुछ जानकारी दी है कि इन्होंने कहा है कि कमर्शियल पेपर जो हमने इशू किए हैं उसमें वृद्धि देखी गई है। 10.1 ट्रिलियन कमर्शियल पेपर जो है इशू किए हमने फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 22 में। तो 2021-22 का जो ये फर्स्ट हाफ रहा है इसमें हमने 10.1 ट्रिलियन कमर्शियल पेपर इशू किए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इसने जो 2021-22 है यानी कि फिस्कल ईयर 22, इसके लिए क्वार्टर 1 में जीडीपी प्रोडक्शन बताया 18.5% और क्वार्टर 2 में 7.9%, क्वार्टर 3 में 7.2% और क्वार्टर 4 में 6.6%। इसी तरह से अगर हम बात करें सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन की, तो इसने कहा है क्वार्टर 1 में 5.2%, क्वार्टर 2 में 5.4%, क्वार्टर 3 में 4.7% और क्वार्टर 4 में 5.3%। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर जरूर कर दिया कीजिए जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हों। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नॉर्वे? विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल? देखिए क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो कंट्रीज़ का आंसर है वो काफ़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है, भारत से भी जुड़ी हुई है काफ़ी, क्योंकि भारत में भी जो कोल की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो उससे संबंधित है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहेगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लोकेटेड? नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? विच स्टेट हैज़ वॉन द FSSAI's स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 इन स्मॉल स्टेट कैटेगरी? तो अभी हमने पढ़ा था जो लार्ज स्टेट कैटेगरी है, यहाँ पर आपको बताना है स्मॉल स्टेट कैटेगरी में।
तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।